नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट के साथ मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां भी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज क्या विशेष खबर है दोस्तों, इसको लेकर सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो आज राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का 10वीं का आरबीएससी का जो रिजल्ट घोषित हुआ है दोस्तों, उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी भी बहुत से स्कूलों ने अपना रिजल्ट, बच्चों का परिणाम, प्रतिफल कैसा आया है, इसकी डिटेल नहीं बनाई होगी, लेकिन कुछ स्कूल के जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बहुत चुस्त दुरुस्त है। उनमें से ही एलबीएस भादरा का भी एक शिक्षण स्टाफ जो है वो बहुत चुस्त दुरुस्त है और सोशल मीडिया पर उन्होंने ये खबर भी डाल दी कि उनके बच्चे 10वीं के इस रिजल्ट में, परिणाम में कहाँ पर है। दोस्तों, इसकी विस्तार से हम बात करने वाले हैं। और लगभग अगर बात करें 10वीं के रिजल्ट की, तो दोस्तों श्री श्याम स्कूल भादरा का भी शानदार रिजल्ट आया है, जैसा हमने सुना। और दोस्तों, एलबीएस भादरा और एलबीएस डुंगराना का भी रिजल्ट शानदार रहा है। एलबीएस भादरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 164 कुल विद्यार्थी 10वीं कक्षा के रहे, जिनमें से 5 विद्यार्थियों ने 95 प्लस अंक अर्जित किए हैं दोस्तों। और 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस अंक अर्जित किए हैं। और 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 31 विद्यार्थी रहे, जबकि 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 50 विद्यार्थी रहे। और 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 115 है। तो कुल 164 में आप देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट एलवीएस भादरा का रहा है। और देवाशीष शर्मा जो है, पुत्र राजेश शर्मा, 97.33% अंक प्राप्त किए हैं। बताया जा रहा है कि जिले में इसका तीसरा स्थान है। अभी हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन संस्था की तरफ से ज़रूर बताया गया है कि जिले में ये तीसरा स्थान प्राप्त कर रहे हैं और भादरा में प्रथम स्थान बताया जा रहा है। दोस्तों, कल विस्तार से ज़रूर इसकी फिर हम खबर बताएंगे सभी स्कूलों का रिजल्ट देखने के बाद में। लेकिन इसके बाद में छवि जो कि 96.83% अंक अर्जित कर पाई है, सारिका 95.67, शांतनु 95.50, अन्नपूर्णा 95%, तन्नू 94.67, जबकि नंदनी कंवर 94.67, आंचल डाका 93.83, जबकि ध्रुव 93.50%, साक्षी 92.50, भास्कर 92.17 और अंकिता 92%। और इसके अलावा विनीता 91.83%, पंकज 91.50%, दीक्षा ने 91.33%। और इसके अलावा हम बात करें तो दीप्ति पूनिया 90.67%, नवनीत 90.50%। ये 17 छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 90 प्लस अंक अर्जित करके विद्यालय का ही नहीं, क्षेत्र का नाम रोशन किया। और दोस्तों, विस्तार से हमें कल आपको इस रिजल्ट के बारे में अन्य स्कूलों का भी बताएंगे। लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा दी है। और कुल अगर औसत देखे, प्रतिशत में देखें तो 90.94% रहा है ये 10वीं का रिजल्ट। और छात्रों का पास प्रतिशत देखें तो 89.78% रहा। और यहाँ अगर लड़कियों का देखें पास प्रतिशत तो 91.31%। तो लड़कियां हर क्षेत्र में बाजी मार रही है, चाहे वो पीछे 12वीं का रिजल्ट आया हो या फिर ये 10वीं का रिजल्ट हो। दोस्तों, इसके अलावा विस्तार से हम कल इसका समाचार आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो उप तहसील रामगढ़ में चल रही श्रीमंद भागवत कथा का 7 जून तक ये कथा जो है वो जारी रहेगी। लगातार इस कथा में बड़ी संख्या में महिलाएं उमड़ रही है। और कथावाचक भिखाराम शास्त्री जो कि वृंदावन के हैं, वो अपने मुखारबिंद से इस कथा का वाचन कर रहे हैं। पहले दिन कलश यात्रा में बड़ी संख्या में गांव में भीड़ उमड़ी और ठाकुर जी के मंदिर से लेकर जाट धर्मशाला तक कलश यात्रा भी दोस्तों
इसको लेकर निकाली गई थी। और आज हम बात करें जाट समाज संस्थान बादरा की एक बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से पुरानी जो कार्यकारिणी थी दोस्तों उसी को बरकरार रखा गया है। बलवंत साहू एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार अध्यक्ष बनते आ रहे हैं और इस पूरी की पूरी कार्यकारिणी को बरकरार रखा गया। इस बैठक में बलवंत साहू के अलावा राजेंद्र बेनीवाल जो कि रिटायर्ड डीवाईएसपी है, जगदीश पुनिया, भूप सिंह थ्योरी, राजीव कस्वा, हरि सिंह श्योराण, चौधरी प्रताप बेनीवाल, दौलतराम धांधु, सतपाल बेनीवाल, संजय बेनीवाल आदि अनेकों जाट समाज संस्थान की शख्सियतों ने भाग लिया और मिठाइयाँ बांटकर माला पहनाकर स्वागत किया गया पूरी नई कार्यकारिणी का। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों क्षेत्र की सबसे बड़ी घटनाओं में तो आज 2 जून को चूरू में जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया और बड़ी संख्या में ये घेराव किसानों ने किया है दोस्तों। और मांग में आपको बताऊं तो बादरा भी उस मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर है। बादरा के भी किसान दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फसल बीमा क्लेम को लेकर। फसल बीमा क्लेम को लेकर ये नहीं है कि समस्या सिर्फ बादरा की है। नौर, बादरा, राउतसर दोस्तों, राजगढ़, पूरा चूरू क्षेत्र की मैं आज बताऊं तो अलग अलग गांवों से आज पैदल जत्थे चूरू पहुंचे जिला कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करने के लिए। और इसमें से मैं आपको बताऊं तो अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता और लोग रहे, जबकि भारत की जनवादी नौजवान सभा के भी लोग थे। बड़ी संख्या में तारानगर हो, सिद्धमुख हो, सादुलपुर हो, राजगढ़ हो या गांवों से हो, लोग जत्थों के रूप में बैनर लेकर किसान सभा का चूरू पहुंचे और चूरू कलेक्टरी कार्यालय का दोस्तों घेराव किया गया। उनकी मांग जो है वो मांग सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे अगर बादरा आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि इन्हीं मांगों से बादरा भी परेशान है। फसल बीमा क्लेम में खरीफ की फसल 2021 में बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग आधारित जारी किया जाए, ये मांग बादरा में भी लंबे समय से उठती आ रही है। जबकि स्टेलाइट आधारित जो फसल बीमा क्लेम आया था, ऊंट के मुंह में जीरा समान, और उसको लेकर किसानों में आक्रोश भी था। लगातार किसान धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर है। दूसरी मांग, जिले के विभिन्न पटवार मंडलों पर लगाई गई आपत्ति निरस्त की जाए, ये चूरू जिले के किसानों की मांग है। और तीसरी है संपूर्ण कर्जा माफी किया जाए। आपको याद होगा कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो राहुल गांधी ने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनते हुए संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही थी किसानों को, जो कि आज 4.5 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, अभी तक वो कर्जा माफ नहीं हुआ। तो यहाँ चूरू जिले के किसानों ने संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर भी अपनी तीसरी मांग रखी। और चौथी उनकी जो मांग है वो सिंचाई को लेकर 6 घंटे तक बिजली दी जाए। दोस्तों, बिजली कटौती का हाल खराब है और ये हाल बादरा में भी खराब है। बेशक बिजली कटौती को लेकर और बिजली को लेकर बादरा के किसान वर्तमान में तो नहीं आगे आए, लेकिन आपको याद होगा नेत्राणा में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आज भी दोस्तों लोग आंदोलित है और लगातार वो 3 वर्षों से अधिक आंदोलन चला, जयपुर तक जाकर आंदोलन किया गया। तो बिजली कटौती से लोग बेहाल है और सिंचाई पानी का उपयोग करते हैं जिन खेतों में, वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी बारी भी आती है तो बहुत समस्याएं होती है, टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। और पंजाब ने एक प्रकार से स्पष्ट कह दिया है कि अब वो पानी नहीं देंगे। दोस्तों, मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। बेशक भगवत मान ने आश्वासन दिया था पानी को लेकर, लेकिन उन्हीं की सरकार ने और उन्हीं के पंजाब के नेताओं ने दोस्तों अलग अलग बयानबाजी करके एक बार फिर उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिए हैं। और यही हाल हरियाणा से हमारा राजस्थान के हिस्से का बड़ा बहुत पानी दोस्तों इन दोनों राज्यों ने रोक रखा है।
ऐसी अगर कोई सरकारें तीनों ही राज्यों में अगर समांतर सरकारें हो तो संभवतः हो सकता है इस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अगर बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में कैसे समस्या का समाधान होगा? आपको याद होगा पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कोई गंभीरता से प्रयास नहीं किए गए थे। तो कुल मिला के बादरा, रालसर, नौर और दोस्तों पूरे चूरू क्षेत्र की भी यही समस्या है और इन समस्याओं को लेकर लगातार किसान आंदोलित है। और आज जमकर चूरू कलेक्टर कार्यालय के आगे हंगामा किया, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इसी प्रकार कल की अगर बात करें तो कल भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था दोस्तों राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में चूरू जिला परिषद की लापरवाही को लेकर। दोस्तों पूरी चाहे टूटी सड़कें हो, गंदगी का आलम हो या फिर टूटी फूटी नालियाँ, अवरुद्ध नालियाँ हो, कस्बे में गंदगी का आलम पूरा चूरू क्षेत्र में, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया। राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने ये ज्ञापन दिया। तो कुल मिला के परेशानी जो है वो पूरे चूरू जिले में भी व्याप्त है। बादरा अगर हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो किसान आंदोलित है और किसानों लगातार किसान परेशान भी है। और लगातार जो मौसम दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, अभी भी आज 9 तपा पूरा हो रहा है दोस्तों। 9 तपा अर्थात भीषणतम गर्मी के वो 9 दिन जिसका आज समापन हो रहा है। लेकिन भीषण गर्मी इन 9 दिनों में राजस्थान के लोगों ने तो कम अवश्य नहीं देखी होगी। और राजस्थान के लोगों ने दोस्तों मात्र 36% से नीचे ही टेम्परेचर देखा है, ऊपर नहीं देखा। जबकि राजस्थान की पहचान है मई जून में पारा 50 डिग्री तक चला जाता है दोस्तों। और अब भी अगर वर्तमान की बात करें तो 36 डिग्री से पारा ऊपर नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के राजस्थान का जो मौसम का मिजाज है वो पूरे देश में ही चल रहा है, लेकिन राजस्थान को इससे बड़ी भारी राहत मिली है। और क्या आने वाले दिनों में चनों की फसल में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। किसानों का जहाँ तक आंकलन है, इस बरसात से कहीं नुकसान की स्थिति नहीं है, ये किसानों का मानना है। तो बरसात क्योंकि आगे अभी मानसून का भी समय है और मानसून अगर लेट भी आया तो जून के इसी महीने के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में मानसून पहुंच जाएगा। तो अभी तो मानसून की बरसात है, बगैर मानसूनी औसत से कहीं ज़्यादा अधिक बरसात राजस्थान में अब तक हो चुकी है। और मई का तो दोस्तों वर्षों का, दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मई में इतनी बरसात कभी नहीं हुई और पिछले 2-3 दशकों से तो इतनी बरसात मई में कभी नहीं हुई। तो कुल मिला के बरसात का आलम यह है कि किसानों के चेहरों पर रौनक होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए और आने वाला जो समय है वो फसलों के लिए लाभदायक हो। इस जो बरसात हुई है इसका फ़ायदा मिले। इसी के साथ दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो क्षेत्र का राजनीतिक घटनाक्रम पर भी हम नज़र दौड़ाएं। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान अभी भी नेताओं का लगातार लगा हुआ है दोस्तों। नौर, बादरा, राजगढ़, तारनगर, हम सारे इन विधानसभाओं की भी बात करें तो नेताओं को लगातार सभा करने, नुक्कड़ सभा करने, गांव में जनसंपर्क करने का जो समय है वो चल रहा है। अब पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग जो है अब इन नेताओं पर नजरें गड़ा चुकी है कि कौन सा नेता है जो विधानसभा को फतेह करके जयपुर विधानसभा में जाएगा और हमारी विधानसभा को फतेह करेगा। दोस्तों यही हाल है बादरा में भी, अगर कहें तो नेता सक्रिय हो चले हैं। संजीव बेनीवाल सबसे ज़्यादा सक्रिय, ताबड़तोड़ जनसभा करने में, नुक्कड़ सभा करने में, जनसंपर्क अभियान चलाने में फिलहाल वर्तमान में अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। बजरंग सहारण भी लगातार लगे हैं। वहीं अन्य नेता भी दोस्तों अपने अपने स्तर पर जो है जनसंपर्क अभियान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ताबड़तोड़ अगर जनसंपर्क अभियान है
तो वो संजीव बेनीवाल का है। रोज़ाना फेसबुक के ऊपर एक पंचायत तो रोज़ाना करते हैं और एक पंचायत के 2 या 3 जितने भी गांव हैं उन सारे गांवों की जो मीटिंगें, जो सभा होती है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वो साझा करते हैं। अब बात करें दोस्तों, आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले जिस प्रकार से बादरा राजगढ़ सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था, बलवान पूनिया ने जेसीबी के टायर के नीचे नारियल फोड़कर, बेशक वो नारियल फोड़कर उद्घाटन कर दिया गया, शुभारंभ कर दिया गया, लेकिन अभी भी कहीं भी इस पूरे 60 किलोमीटर के सड़क मार्ग पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो काम प्रारंभ नहीं हुआ, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं अभी भी क्षेत्र के लोगों में बनी हुई है कि क्या इन्हीं उद्घाटनों से अब वोट बटोरे जाएंगे, क्या इन उद्घाटन कार्यक्रमों के द्वारा जनता को बरगलाया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि अभी घोषणा तो C65 फाटक पर अंडरब्रिज की भी है, जिसकी कहीं कोई अभी कवायद प्रारंभ नहीं हुई है। अगर बात करें C64 रेलवे फाटक की, तो वो बना था अंडरब्रिज, लेकिन अभी अधूरा निर्माण पड़ा है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग बार बार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो बरसात हुई थी 2-3 दिन पहले, हेवी बरसात हुई थी, पूरा का पूरा लबालब हो चुका था अंडर ब्रिज जो है, और वहाँ से निकलना गुजरना दुर्घटना को आमंत्रण देना था। और इन बरसात से जैसे सड़कों की तो पोल खुल चुकी है, मैंने आपको बताया ही था, लेकिन हम टोटल विकास कार्यों की दोस्तों अब कवरेज जो है वो मानसून सत्र की बरसात के बाद करेंगे, कि मानसून की जो प्रथम बरसात है वो सड़कें जो विकास का प्राय बनी है बादरा में, बलवान पूनिया के नेतृत्व में, सानिंदे में, उनकी क्या कंडीशन है दोस्तों, उसके बाद में ही तय होगा कि ये सड़कें कितनी मजबूत बनी हैं, कितनी शानदार गुणवत्ता वाली बनी हैं, या फिर घटिया निर्माण क्वालिटी वाली है। कुछ सड़कों का हमने पूर्व में भी बताया था, अभी भी हाल जो है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है इन सड़कों में किसी प्रकार की खामियां हो, लेकिन आगामी बनने वाली सड़कें हैं वो बढ़िया क्वालिटी की बने। बेशक चाहे हमारा कहने का मतलब है सड़कें कम बने, 3 सड़क की बजाय 1 ही सड़क बने, लेकिन वो कम से कम 5-7 वर्षों तक तो चले, ऐसा हम पहले भी दोस्तों आपको कह चुके हैं। राजगढ़ बादरा सड़क मार्ग पर अभी कोई निर्माण कार्य कहीं से भी शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों हम कल पूरे इस मार्ग का अवलोकन करके आए हैं राजगढ़ तक, लेकिन हमें कहीं भी इसका रोड का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता हुआ कहीं सुगबुगाहट भी नहीं देखी कि यहाँ से कार्य चलना प्रारंभ होगा, या फिर इसकी तैयारियां भी नहीं देखी। सड़क निर्माण को लेकर पूरी टीमें जब आती है तो पहले इसको लेकर सुगबुगाहट होती है, तैयारियां चलती है, और कर्मचारी बड़ी संख्या में जो है सड़क बनाने वाले वो सड़कों के इर्द गिर्द डेरा डाल देते हैं। बताया जा रहा है कि इस सड़क मार्ग में 2-2 टोल होंगे, ये टोल वाली सड़क है। तो टोल वाली अगर सड़क ये बन रही है दोस्तों, 192 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। अगर टोल वाली सड़क बनती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये रोड अच्छी ही बनेगी, क्वालिटी वाली बनेगी, गुणवत्ता वाली बनेगी, और मानकों पर संभवतः खरी उतरेगी, क्योंकि टोल तभी वाहन चालक देते हैं जब सड़क जो है वो क्वालिटी के साथ बनाई जाती है। जैसे नौर बादरा की सड़क आप देख सकते हैं, तो कुल मिला के सड़क का निर्माण अभी प्रारंभ हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। और बादरा की राजनीतिक का जिक्र करें तो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान
क्षेत्र के नेताओं ने अभी चलाया हुआ है। और प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का अजमेर में हाल ही में दौरा संपन्न हुआ है और बांद्रा के अशोक सैनी जो धुरंधर राजनीतिज्ञ है दोस्तों, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। उनके साथ गोपाल कौशिक भी थे। क्षेत्र के अन्य नेता हमें दिखाई नहीं दिए और सोशल मीडिया पर इसको लेकर फोटोएं भी अपलोड की गई है। और पीएम नरेंद्र मोदी जब अजमेर में जनसभा को संबोधित करके गए तो क्षेत्र की बहुत बड़ी विधानसभा सीटों को भी साधने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी प्रकार का ये संकेत नहीं दिया गया कि राजस्थान की बागडोर किसे देंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों को देखकर, उनके शीर्ष नेताओं को देखकर, उनके बयानों को देखकर यही लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली है। और कांग्रेस में जिस प्रकार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सुलह का प्रयास जो किया गया है वो क्षणिक मात्र जरूर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये दबा हुआ गुबार है दोस्तों, कभी निकल सकता है। तो इसमें सचिन पायलट की तरफ लोगों की निगाहें हैं कि वो लगातार पिछले 2-3 महीने से जिस प्रकार की कवायद उन्होंने चलाई, कांग्रेस को टेंशन दी और जिस प्रकार का यात्राएं निकाली, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन उसके बाद में ये जो बैठक हुई वो शांत हो रहे, उनका कोई बयान नहीं आया। इसको लेकर ज़रूर लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ये जिज्ञासा है कि आखिर ये गुबार दबा कैसे, क्या रियल में दब चुका है या फिर अभी इसमें और कुछ आना बाकी है। तो कुल मिला के हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। 2 जून को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों, बेशक 22 मई को महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि है उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई, लेकिन आज 482वीं जयंती जयपुर में 2 जून को आज के दिन धूमधाम के साथ मनाई जा रही है दोस्तों। अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं महाराणा प्रताप की इस 482वीं जयंती के इस उपलक्ष्य में। इसके अलावा दोस्तों बात करें 1987 को आज फिल्मी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाता है और 1930 को बाबूलाल गौर जो पीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी आज के दिन जन्मदिवस था। और 1955 को आज के दिन मणि रत्नम जो कि मैसूर निर्माता निर्देशक है फिल्मी दुनिया के, उनका भी जन्मदिवस आज ही के दिन था और धूमधाम से फिल्मी दुनिया के लोग, उनके चाहने वाले मना रहे हैं। और आज के दिन 2004 को श्रीकांत जिचकर जो कि 42 यूनिवर्सिटियों से शिक्षा प्राप्त कर चुकी है, ऐसे उच्च व्यक्तित्व और शिक्षा प्राप्त करने वाले महान विद्यार्थी हम कहेंगे कि 42 यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं श्रीकांत जिचकर, उनका आज के दिन निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम के साथ देश भर में मनाई जाती है। 1984 को आज के दिन विश्वनाथ दास उड़ीसा के सीएम रहे हैं, उनका आज के दिन निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और 1988 को आज के दिन राज कपूर जो कि निर्माता निर्देशक है, उनका भी निधन हुआ था दोस्तों। आज के दिन 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां नया राज्य बना था। तो मौसम का मिजाज भी बताएंगे, उससे पहले मंडियों के भाव में शुरुआत करूं। आदमपुर से नरमा आज 7800 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5190, गेहूं के भाव आज रहे हैं आदमपुर में 2380 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 4750, जौ के भाव 1800 रुपये, बादरा में ग्वार के भाव 5650 रुपये रहे हैं, जो कि एलनाबाद मंडी में नरमा आज 7800, सरसों के भाव 4700, ग्वार के भाव 5200, गेहूँ बिकी 2480 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी के भाव 5850, चना के भाव 4650, जबकि मूंग 7800 रुपये प्रति कुंटल बिके है। सिरसा मंडी में नरमा 7278 रुपये, सरसों के भाव 4571 रुपये, ग्वार के भाव 5100,
₹88, गेहूं के भाव 2200, जौ के भाव 1750 रुपये, जबकि आज की अंतिम मंडी नोहर मंडी में सरसों के भाव 4600, ग्वार के भाव 5300, जौ के भाव 1685, बाजरा के भाव 2220 रुपये, मूंग बिका है आज मैक्सिमम 7250 रुपये प्रति क्विंटल। तो आज 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहा दिन में दोस्तों, और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 36% ही बादल दिन में छाए रहे। देर शाम को भी 8% बादल थे। आज हल्की धूप भी निकली, बरसात आसपास कहीं कोई समाचार नहीं है, और रात्रि को भी इसी प्रकार का वातावरण बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बरसात की संभावनाएं रात्रि को भी नहीं है। 3 जून को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 26 से 32 डिग्री दिन में और 33 से 36 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम। तो 30 से 35 डिग्री देर शाम को, और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा, और मात्र बादल छाए रहेंगे आसमान में 2-3% ही दिन भर, और रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। आसमान साफ रहने की उम्मीद है। तो बरसात की चेतावनी आज के लिए रात्रि को भी नहीं है, लेकिन परसों ज़रूर बरसात की चेतावनी है। तो मौसम अभी भी जो है गर्मी से, प्रचंड गर्मी से निजात दिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। प्रचंड गर्मी का सामना अभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और मौसम विभाग ने तो जून के लिए भी कहा है कि जून में भी प्रचंड गर्मी पड़े, ऐसा 2-3 हफ्ते तक तो संभव जान नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिला के एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हो रहे हैं क्षेत्र में, उसको लेकर पूरे राजस्थान का मौसम जो है वो बहुत शांत बना हुआ है। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।